गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज का समसामयिकी में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला देखते हैं, भारत का अपना हाई स्पीड रेल सिग्नलिंग सिस्टम भारत ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। क्या है? भारत ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो इसका देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा। भारतीय रेलवे ने 7,000 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए अपना स्वदेशी सिग्नलिंग प्रोटोकॉल भारत ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, BTCS, विकसित करने की योजना की घोषणा की है। यह तकनीक विदेशी सिग्नलिंग सिस्टम पर भारत की निर्भरता को समाप्त करेगी। यह पूरी तरह से ओपन सोर्स और भारतीय परिस्थितियों को अनुकूल होगी, जिससे घरेलू रेलवे उपकरण निर्माताओं को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अब देखते हैं कि यह न्यूज में क्यों है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में यूरोपियन ट्रेन नियंत्रण प्रणाली ETCS लेवल 2 का उपयोग किया जा रहा है, जो अत्यधिक खर्चीली है। इसके साथ ही विदेशी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ अनुबंध और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं को देखते हुए रेल मंत्रालय ने आगामी सभी हाई स्पीड रेल परियोजनाओं में स्वदेशी BTCS अपनाने का निर्णय लिया है। इसका बैकग्राउंड क्या है? भारत में पारंपरिक रेलवे प्रणाली में मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिग्नलिंग का उपयोग होता आया है। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी कि ATP के क्षेत्र में भारत ने पहले कवच प्रणाली विकसित की, जो 160 किलोमीटर पर घंटा तक की गति के लिए उपयुक्त है। उच्च गति यानी 300 से लेकर 350 किलोमीटर पर घंटा हेतु BTCS अगला तकनीकी विकास है। तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 4 स्टार लगा सकते हो। ठीक है, संबंधित संस्था राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड और अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन भारतीय रेलवे बोर्ड के तत्वावधान में इस स्वदेशी प्रोटोकॉल का मानक तैयार कर रहे हैं। तकनीकी विशेषता क्या है? BTCS एक ओपन सोर्स, लागत प्रभावी और सुरक्षित वायरलेस आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली होगी। यह रेडियो संचार का उपयोग करके ट्रेन और ट्रैक साइड उपकरण के बीच निरंतर डेटा हस्तांतरण सुनिश्चित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वदेशी BTS प्रणाली से हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स की निर्माण लागत 25 से 30% की कमी आएगी। भविष्य में इसे विकासशील देशों को निर्यात भी किया जा सकेगा, जिससे भारत में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को वैश्विक पहचान मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 और FCRA नियमावली। ये क्या नियमावली, इसको देखते हैं। चलिए, केंद्र सरकार ने संसद में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके तहत जब किसी गैर सरकारी संगठन NGO का पंजीकरण समाप्त हो जाता है, तो उसकी विदेशी वित्त पोषित परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु एक नामित प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसके अलावा नए नियमों के तहत धर्म परिवर्तन के अनुमत धार्मिक गतिविधियों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में लगभग 20,000 FCRA पंजीकरण रद्द किए गए हैं। कितना? 20,000, तथा 15,000 पंजीकरण समाप्त हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप हजारों करोड़ रुपए की विदेशी निधि और उनसे निर्मित संपत्ति बिना स्पष्ट कानूनी नियंत्रण के अनिश्चितता में लटकी हुई है। इसी प्रशासनिक और कानूनी गतिरोध को हल करने हेतु यह नया संशोधन लाया गया है। इसका बैकग्राउंड को अगर देखते हैं, FCRA का इतिहास क्या है? विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA मूल रूप से 1976 में आपातकाल के दौरान बनाया गया था, ताकि विदेशी शक्तियों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों, चुनावों और राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप को रोका जा सके। 2010 में इसे पूरी तरह से संशोधित किया गया। 2020 में पुनः कड़े नियम लागू किए गए। कानूनी ढांचा और गृह मंत्रालय। FCRA का क्रियान्वयन भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत में विदेशी धन प्राप्त करने वाले प्रत्येक NGO के लिए FCRA पंजीकरण और भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली मुख्य शाखा में खाता होना अनिवार्य है। नवीनतम परिवर्तन, रद्द NGO की संपत्तियां अस्थायी रूप से डिजिनेट अथॉरिटी में निहित होंगी। यदि NGO पंजीकरण बहाल कर लेता है तो संपत्ति वापस मिल जाएगी, अन्यथा संपत्ति नीलाम कर राशि भारत के संचित निधि में जमा होगी। ठीक है, पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को संरक्षित रखा जाएगा। FCRA उल्लंघनों के लिए अधिकतम कारावास की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव है। संवैधानिक और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण,
यह कानून संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा देश की आंतरिक सुरक्षा संप्रभुता के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी जेनेरिक दवा आयात पर 100% शुल्क का प्रस्ताव और भारतीय फार्मा उद्योग पर प्रभाव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति, ये पूर्व नहीं होगा, अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2028 से अमेरिका में आयात की जाने वाली जेनेरिक दवाओं पर 100% का भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। ये 2026 होगा। भारी लगाने की घोषणा की। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी फार्मास्यूटिकल विनिर्माण का पुनरुद्धार करना है। हालांकि भारतीय फार्मा विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च लागत और लंबी स्थापना अवधि के कारण अमेरिकी बाजार पर भारत का दबदबा बना रहेगा। क्यों? भारत अमेरिका के जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। वित्त वर्ष 25-26 में भारत के कुल फार्मास्यूटिकल निर्यात $27.9 बिलियन का 38% यानी कि $10.7 बिलियन अकेले भारतीयों को गया। ट्रंप के इस प्रस्ताव से भारतीय शेयर बाजार में फार्मा शेयरों में गिरावट देखी गई, लेकिन प्रस्तावित प्रभाव कम होने की संभावना है। बैकग्राउंड इसको देखा जाए, विश्व का दवाखाना। भारत दुनिया में मात्रा के हिसाब से जेनेरिक दवाओं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक आपूर्ति का लगभग 20% योगदान देता है। अमेरिका में बेची जाने वाली प्रति 3 जेनेरिक गोलियों में से एक भारत निर्मित होती है। अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भरता। 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जेनेरिक दवाओं के प्रयोग से अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को लगभग $219 बिलियन की बचत हुई थी। रक्तचाप, मानसिक स्वास्थ्य, तंत्रिका तंत्र, एंटी अल्सर जैसी 5 प्रमुख बीमारियों में भारतीय दवाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। रेगुलेटरी संस्थाएं। यूएसएफडीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में दवाओं की गुणवत्ता और आयात को विनियमित करता है। भारत में यूएसएफडीए से स्वीकृत संयंत्रों की संख्या अमेरिका के बाहर सबसे अधिक है। रिस्टोरिंग की चुनौतियां क्या? अमेरिका में जेनेरिक दवाओं का निर्माण भारत की तुलना में 3 से 4 गुना खर्चीले है। यदि अमेरिका 100% शुल्क लगाता है तो अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और दवाओं की कीमतें अधिक बढ़ जाएंगी, जो आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अल्प पोषण और स्वस्थ आहार लागत पर यूएनएफएओ की नई रिपोर्ट क्या आई? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफएओ द्वारा जारी द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 2 दशकों में अल्प पोषित लोगों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की है। वर्ष 2004 से 6 में भारत में 21% जनसंख्या अल्प पोषित थी, वहीं 2023 से 25 में यह घटकर 13.1% रह गई। इसके साथ ही स्वस्थ आहार वहन न कर पाने वाली आबादी 29% की कमी आई है। तो देखते हैं कि यह न्यूज में क्यों रहा। वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में भारत की प्रगति दक्षिण एशिया के अन्य देशों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तुलना में कहीं तेज रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वस्थ आहार औसत लागत जो है 4.11 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जो वैश्विक औसत से कम है। एफएओ एंड यूएन रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यह रिपोर्ट एफएओ, आईएफएडी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएफपी और डब्ल्यूएचओ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। सरकारी पहल का प्रभाव। भारत में अल्प पोषण में आई इस कमी का मुख्य श्रेय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफसी 2013, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पोषण अभियान और पीएम पोषण मिड डे मील जैसी योजनाओं को दिया जाता है। चुनौतियां क्या हैं? यद्यपि वहनीयता में सुधार हुआ है, फिर भी 2025 में भारत के लगभग 520.1 मिलियन आबादी पौष्टिक व संतुलित आहार का खर्च उठाने में असमर्थ है। मुद्रास्फीति के कारण स्वस्थ आहार की लागत पिछले 6 वर्षों में 30% से अधिक बढ़ी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यह रिपोर्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 यानी कि जीरो हंगर, शून्य भुखमरी की दिशा में भारत के प्रयासों का आकलन प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्पोरेट कानून विधेयक 2025 और सीएसआर नियमों की ढील। देखते हैं यह समाचार में क्यों रहा। संसदीय संयुक्त समिति को कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2025 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मानसून सत्र के अंतिम दिन 13 अगस्त तक का समय दिया गया है। यह विधेयक कंपनी अधिनियम 2013 और सीमित दायित्व भागीदारी
अधिनियम 2008 में संशोधन प्रस्तावित करता है। इसके तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति गठित करने और सीएसआर व्यय की सीमाओं में महत्वपूर्ण राहत दी गई है। छोटे और मध्यम उद्यमों पर अनुपालन बोझ कम करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने हेतु कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा यह विधेयक लाया गया है। समिति द्वारा अतिरिक्त समय मांगे जाने के कारण अब इसे शीतकालीन सत्र में पारित कराए जाने की संभावना है। इसका बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो सीएसआर का वैधानिक ढांचा। भारत दुनिया का पहला देश है जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर को कानून अनिवार्य बनाया गया है। इसके तहत 500 करोड़ का टर्नओवर, 5 करोड़ का शुद्ध लाभ या 500 करोड़ के नेटवर्थ वाली कंपनियों को अपने 3 साल के औसत शुद्ध लाभ का 2% सामाजिक कार्य पर खर्च करना होता है। प्रस्तावित नवीन परिवर्तन। अनिवार्य सीएसआर व्यय के लिए लाभ सीमा को दोगुना करके 10 करोड़ करने का प्रस्ताव है। यदि किसी कंपनी का सीएसआर बजट 1 करोड़ तक है तो उसे पृथक सीएसआर समिति बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। फिर है एनएफआरए की शक्तियों का विस्तार। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को ऑडिट, गुणवत्ता की निगरानी, मूल्यांकन पेशेवरों को विनियमित करने हेतु अधिक अधिकार दिए जाएंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस लगा लेते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किए जा रहे भारत ट्रेन कंट्रोल सिस्टम बीटीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए एक स्वदेशी ओपन सोर्स सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है। जी बिल्कुल। यह केवल 160 किलोमीटर घंटा की गति तक ही ट्रेन सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ये नहीं, 160 नहीं, ये 300 से 350 के लिए था। 160 के लिए जो था वो कवच था। ठीक है। और यहाँ पे कहीं भी अगर आप जब क्वेश्चन बना रहे होते हो तो वहाँ पे अगर केवल लिखा हुआ है तो वहाँ पे 2 मिनट पहले रुक के पहले सोच लीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ केवल लिखा हुआ है, तो वहाँ पे डाउट चाहता है कि क्या यह स्टेटमेंट सही है या नहीं। ठीक है। इसका उद्देश्य यूरोपियन ट्रेन नियंत्रण प्रणाली ईटीएस पर निर्भरता को समाप्त करता है। जी, तो हमारा ऑप्शन 1 और 3 सही जा रहा है, तो इसमें सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विदेशी अनुदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है। तो यह रद्द या समाप्त पंजीकरण वाले एनजीओ की संपत्तियों के प्रबंधन हेतु एक नामित प्राधिकरण की स्थापना करता है। इसके तहत धर्म परिवर्तन को अनुमत धार्मिक गतिविधियों में शामिल रखा गया है। यदि पंजीकरण बहाल नहीं होता है तो संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि भारत की संचित निधि में जमा होती होगी। एफसीआरए उल्लंघन के लिए अधिकतम कारावास की अवधि घटाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव है। तो बताइए इसका सही आंसर, सही क्या हो जाएगा। ठीक है। तो सही नहीं पूछा गया कथन में ये, इसके तहत जो है धर्म परिवर्तन को अनुमत धार्मिक गतिविधियों में शामिल रखा गया है, ये गलत है। नया एफसीआरए में क्या है कि नियम धर्म परिवर्तन को अनुमत श्रेणी से बाहर करता है, अंदर नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के औषधीय क्षेत्र और वैश्विक बाजार में इसकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है। तो ये आंसर तो सही है। अमेरिका में बेची जाने वाली जेनेरिक दवाओं में भारतीय दवाओं की मात्रात्मक हिस्सेदारी 35% से अधिक है। जी बिल्कुल सही है, 35% से अधिक तो है। यूएसएफडीए से स्वीकृत औषधीय संयंत्रों की संख्या अमेरिका के बाहर सबसे अधिक भारत में है। जी ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खाद्य और कृषि संगठन एफएओ की हालिया रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो इसमें विचार करना, भारत में पिछले 2 दशकों में अल्प पोषित आबादी के प्रतिशत में महत्वपूर्ण कमी आई है। जी कमी तो आई है। भारत में स्वस्थ आहार की औसत लागत वैश्विक औसत से अधिक पाई गई है। नहीं, ये गलत कथन है। स्वस्थ आहार वहन करने में असमर्थ आबादी के मामले में भारत ने दक्षिण एशिया में सकारात्मक प्रगति दिखाई है। हाँ, तो इस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 1 और 3 किस में है, ये ऑप्शन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। भारत सीएसआर का वैधानिक रूप से अनिवार्य बनाने वाला विश्व का पहला देश है। ठीक है। 5वां, क्या ये सही है। जी ये मतलब ऑप्शन सही है, तो हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम और बीटीसी
बीटीसी के मध्य अंतर के संबंध में विचार कीजिए। कवच मुख्यतः मुख्य रेलवे लाइनों और मध्यम गति वाले ट्रेनों में डिजाइन किया गया है। बिल्कुल सही बात है। और बीटीएस 300 प्लस किलोमीटर पर घंटा की गति वाली बुलेट और हाई स्पीड ट्रेनों हेतु तैयार किया जा रहा है। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का क्रियान्वयन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये हमारा गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रीशोरिंग शब्द जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक समाचारों में चर्चा में रहा का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इसका तात्पर्य है विदेशी विनिर्माण उत्पादन को पुनः अपने देश में वापस लाने की प्रक्रिया। विदेशी विनिर्माण को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है आपको, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत की गई थी। जी, यह भारत में सूचीबद्ध कंपनियों और बड़ी गैर सूचीबद्ध कंपनियों के ऑडिटरों का निरीक्षण और विनियमन करता है। हाँ, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शून्य भूखमरी यानी कि जीरो हंगर। ठीक है, और ये सतत विकास लक्ष्य जो है ये हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है एग्जामों के लिए। तो इसका जितना भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसको आप देखते ही रहिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर वहाँ पे दिया हुआ है, आप नीचे आप इसको देख लेंगे। तो आज के लिए आज का सेशन यही समाप्त रखते हैं। थैंक यू एंड बने रहें।